उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कैलाश मटाई। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो इंटरेस्टेड एमएलए के लिए रुके हैं। मैं आपको बता दूं कि वो खुद एक एडवोकेट हैं, यूथ है, बहुत ही नई सोच रखने वाले इंसान हैं, व्यक्ति हैं। आप पार्टी से उन्होंने अभी इंडिपेंडेंट खुद नॉमिनेशन भरा है एमएलए के लिए। तो पहले तो ये हम उनका स्वागत करेंगे। राज भाई नमस्ते आपके लिए एंड ऑल द बेस्ट। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं। राज जी, हम पूछना चाहते हैं कि आप एक अच्छी पार्टी में थे, अचानक आपने ये इंडिपेंडेंट एमएलए का लड़ने का कैसे सोचा और उसके पीछे क्या मकसद था सर? देखिए, मैं पहले 2019 में तो लड़ चुका हूँ इलेक्शन एमएलए जो है, और अभी भी पार्टी आम आदमी पार्टी मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ और काम किया है काफ़ी। पार्टी में रहना एक जरिया होता है, प्लेटफॉर्म होता है कि हम सिस्टम में जाकर काम करें। अब अगर पार्टी का अलायंस हो गया दूसरे पार्टियों के साथ, तो ये डिसीजन मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। इसलिए फिर मुझे लगा कि एटलीस्ट वी शुड स्टैंड, हमारा स्टैंड भी होना चाहिए। एक हर इंसान का डिसीजन होता है, ओपिनियन होता है, और मुझे नहीं लगता है कि इंडिपेंडेंटली लड़ना भी कोई एक ऑफेंस है या फिर कुछ गलत काम है। सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट लड़ना, एक ही सोच है, एक ही कारण है। वो कारण यह है कि हमारे 5 साल जो है आने वाले शहर के लोगों को, लाखों लोगों की उम्मीदें हैं। अब ये उम्मीदें जो हैं किस पर हैं? एमएलए के ऊपर है। एमएलए कोई, मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई वो एक बड़ी पोजीशन है। पोजीशन सिर्फ काम करने के लिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि हमें सभी समाज सेवकों को लड़ना चाहिए इलेक्शंस, और अगर वो कंटेस्ट भी करते हैं तो एटलीस्ट एक मैसेज जाएगा कि कोई एक तैयार हो रहा, और वो जो बैठे हुए कुर्सी पे लोग हैं वो काम करना शुरू कर दे। मैं आपको बता दूं कि राज चांदवानी जी, उनकी निशानी अभी है कोर्ट। वो खुद एक वकील है और उन्हें कोर्ट का सिंबल मिला है। दूसरा ये, राज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सालों से आप उल्लासनगर को कैसे देखते हैं, और आने वाले जो आप लड़के आएंगे, इन केस अगर आप जीत जाते हैं और आप जीत के आते हैं, तो आपके जो मैनिफेस्टो है वो क्या रहेंगे? देखिए, कोर्ट हमारी निशानी है, जो आप देख सकते हैं। कोर्ट न्याय का कोर्ट न्याय दिलाता है, कोर्ट में भी न्याय दिलाता है। यहाँ भी ये निशानी है ना, शहरवासियों को न्याय दिलाएंगे। हमारा घोषणा पत्र अगर आप पढ़ेंगे कैलाश जी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, एनसीपी हो, कोई भी पार्टी हो, उनका दमदार घोषणा पत्र ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसका कारण यह है, हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया। एक पहला भाग एकदम 5 बातें जो है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वो होंगी। उसके बाद जैसे कि उसके बाद जो है दूसरा पार्ट कि शहर में हम लोग इसके अलावा क्या करेंगे। और इसको बनाया एडवोकेट, इसको बनाया एक्टिविस्ट ने, इसको बनाया नॉर्मल लोगों ने। हमारा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। आप देखेंगे तो हम लोग एज ए एक्टिविस्ट हैं जो आ रहे हैं, समाज सेवक हैं। हमारा नारा भी यही है, इस बार नेता नहीं, समाज सेवक। अब 5 बातें। सबसे पहले धोखा है कि भारतवासियों को घर मिले। आप एक बात बताइए, समझिए, अगर आप और हमारे घर की शक्त अचानक से गायब हो जाती है, हम कितने परेशान हो जाएंगे। धोखा है कि भारतवासी जो है ये सब जेल चुके हैं। हमने रूबरू उनसे बात की है, देखी है, लेकिन कोई आगे नहीं आता है। एमआरटीवी एक्ट में प्रावधान है। घर जो है ना वो मौलिक अधिकार है। तो एमएलए का कर्तव्य बनता है कि उनको टेम्पररी, आप 2-3 साल उनको जब तक संभलने का मौका मिले, सबसे पहले वो देंगे। रेगुलराइजेशन पेनल्टी, आज आप 50 साल से वो घर में रह रहे हैं, उसको रेगुलराइज करने के लिए आप लाखों रुपए पेनल्टी देंगे खुद के घर के लिए। जबकि कानून है 12 साल के ऊपर अगर आप रहते हैं किसी भी जमीन में, तो वो जमीन आपकी है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो। मुझे लगता है कि ठीक है, चलो गलतियां लोगों से हुई, इलीगल था वो घर। अब समझो स्कीम आई है ना, रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट, ये स्कीम लोगों के लिए ही है, तो बेनिफिट दो ना। पेनल्टी क्यों? सरकार के पास कम है रेवेन्यू, पैसा कम है। हजारों, आज उल्लासनगर का 5,000 करोड़ का बजट है, महाराष्ट्र स्टेट का कितने हजारों लाखों करोड़ों में। क्या अकाउंटेबिलिटी कौन दे रहा है कि क्या है क्या नहीं है, इतना पैसा यहाँ खर्चा हुआ, इतना यहाँ नहीं हुआ। तो रेगुलराइजेशन पेनल्टी सिर्फ 6 रुपया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उल्लासनगर में 220 रुपया स्क्वायर फीट रेगुलराइजेशन है, हम उसको 6 रुपए तक लाएंगे। नहीं होगा ये मैं जिम्मेदार हूँ, इतना दावे के साथ कह सकते हैं। दूसरी बात,
गुजरात में आप जाइए, वहां पर 3 से 7 रुपया क्यों है रेगुलराइजेशन पेनल्टी? हमारे यहाँ पे 220 क्यों, जबकि सरकार वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ पर भी। तीसरा मुद्दा, लाइट, 100 यूनिट लाइट फ्री देंगे। अब काफी लोगों ने सवाल किया, आपको भी ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि आप अकेले जीत कर गए, आपकी सरकार नहीं है महाराष्ट्र विधानसभा में, तो आप कैसे करेंगे? उसका भी है। मैं अप्रोप्रिएट फंड्स लूंगा अपने शहर के लिए, टाई अप करूंगा कंपनियों के साथ, लोगों को फ्री दूंगा 100 यूनिट। मैंने ऐसा कहाँ सुना था कि टोरेंट कंपनी है जो गुजरात साइड में है, वो ये बेनिफिट्स काफी दे रहे हैं सर। देखिए आज आप महाराष्ट्र में कितना यूनिट है, 11-12 रुपए यूनिट हो गया है। अब बिल देखिए कितने आ रहे हैं लोगों के। आप सोचिए अगर 100 यूनिट भी फ्री मिलते हैं, मैंने 1000 यूनिट नहीं कहा, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, 100 यूनिट का 1000-1200 एक गरीब परिवार का अगर हर महीने का खर्चा बचता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो। 10,000 लीटर पानी का बिल आता है, सबको आता है। अब वेस्ट नहीं होगा, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी करेंगे बात, उस पर भी कुछ हो सकता है। उसके अलावा उल्लासनगर के लिए नया कानून लाया जाएगा, रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट है, हम उसमें मालकाना हक के लिए नया कानून लाएंगे, ओनरशिप ऑफ ऑक्यूपाइड लैंड, ऐसा करके हम बिल पेश करेंगे, लाएंगे। और उसके तहत लोगों के पास, जितने लोगों के पास जमीन पे वो बैठे हुए हैं, ऑक्यूपेशन है, रहते हैं बहुत सालों से और ऑफिशियली रह रहे हैं, तो उनको वो मालकान हक विदाउट एनी पेमेंट किया हुआ दिया जाए, सरकार द्वारा दिया जाए। तो 5 मुद्दे अहम होंगे। उसके अलावा बहुत सारे हैं। मैंने यह भी सोचा कि हमारे लोगों के शहर के जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या, IPS IAS की ट्रेनिंग हम सेंटर्स यहाँ ओपन करेंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स को बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए। स्पोर्ट्स के लिए उल्लासनगर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हमारे यहाँ के लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग सरकार देगी। यहाँ पर स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स का सर्वे किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट्स दी जाएगी। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो हम अपने दम पे करेंगे, उनको पूरा का पूरा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना वैसे दर्जा दिया जाएगा, जैसे दिल्ली में किया गया है। स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स, ये सारी एक्टिविटीज हम उसको जो है उसको पूरा डेवलपमेंट उसका कर देंगे। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करेंगे, स्पेशल फोर्स तैनात किया जाएगा शहर में क्राइम रेट कम करने के लिए। पुलिस होती है, उनका डर होता है, कानून का डर होता है, सबको होना भी चाहिए। उसके तहत हम जो है हर चौक पे जैसे 2 या 3 जो है पुलिस वाले तैनात होने चाहिए पूरे शहर में। ऐसे स्पेशलिस्ट हम फोर्सेस चलाएंगे जिनकी सैलरियां गवर्नमेंट के थ्रू जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, स्वच्छता अभियान के ऊपर काम करेंगे। जो चीज़ अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उनको सपोर्ट करेंगे। स्वच्छता अभियान में इंदौर जैसा शहर हमारा शहर बनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, लोगों का वोट चाहिए सिस्टम में जाने के लिए, वहां पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग में सारी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी की आपने बात की, आज इतने लाखों दुकान है, हजारों से ज्यादा लाखों दुकान है, वो लोग अगर चाहें तो कुछ अपना एक छोटा कंट्रीब्यूट करके अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लोग रख सकते हैं। ये चोरियां क्यों होती है रात को, ये मर्डर रेप कैसे होते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए क्राइम जो है ना वो हर जगह मिलेगा, क्राइम को आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल करना भी चाहिए। आज अगर हमारे MLA क्राइम सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं कह रहे हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर मैं MLA में पूरे प्रयास कर रहा हूँ कैसे कम की जाए, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, मैं एवरी सीनियर PI जो है ऑल पुलिस स्टेशन के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, DCP के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, ACP के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, खुद दिमाग लगा रहा हूँ। हमको मिलके काम करना है, पुलिस वाले के साथ ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। तो समझ में भी आए कि आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो जीरो आएगा। बस यही चीज़ है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आज मुझे दुख होता है कि मैं आज खड़ा हूँ इलेक्शन में, और मैं इसीलिए खड़ा हूँ, कारण यही है कि धोखादायक इमारत वासियों के लिए हमें कुछ करना है, मतलब करना। उनको हम बेघर होते नहीं देख सकते। कैलाश जी, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप, मुझे लगता है कि आप भी वैसे ही हैं, इंसान है हमारी तरह, आप भी समझेंगे। जिसकी शादी होने वाली थी वो गुजर गई 5 नंबर की बिल्डिंग में, धोखादायक इमारत में, उनकी पूरे सामान, उनका परिवार बिखर गया, सब रोड पर आ गए। मतलब ऐसे लग रहा था कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस शहर में रह क्यों रहे हैं। हम लोग इतना दुख होता है कि आज ऐसा लगता है कि आज कोई हमें पावर दे दे, एक दिन का भी कोई पावर दे दे, बहुत कुछ करके जाएंगे हम। तो इसके लिए हम MLA बनना चाहते हैं। बाकी अगर मुझे देखिए ना, आप कोई पॉलिटिकल मेरा करियर नहीं है और ना ही रहेगा, ये तो मैंने पहले ही साफ किया है। पर सर यहाँ उल्लासनगर में ऐसा देखा गया है कि कोई पूंजीपति MLA है, कोई दबंग MLA है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी इलेक्शन अभी जस्ट सर पे ही है।
देखिए मुझे एक वीडियो याद आ रहा है जो बहुत फेमस, बहुत वायरल हुआ था। 500 में बिक जाओगे, यही रोड पाओ। आज देखिए, ये जो पैसे चलाने वाले लोग हैं, जितने अमीर हैं, हमको भगवान ने पैसा नहीं दिया है, हम उसका गम नहीं करते। हम अपनी मेहनत से है जो कुछ कमाएंगे उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन जो हमें क्वालिफिकेशन दी है भगवान, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वही क्वालिफिकेशन शहर वासियों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए, पैसों से वोटिंग करना ये सब तो बिल्कुल गलत है और ये इलीगल एक्टिविटीज में आता है। अभी पर मुझे लगता है कि लोग बदल रहे हैं, उनको यंग चेहरे चाहिए। ये अवेयरनेस है, आप देखिए सोशल मीडिया काफी फर्क पड़ रहा है। यस बिल्कुल, मैं बोलता हूँ एक बार चेंज करके देखिए ना। और मैं एक ही अपील करता हूँ, एक बार आप वोट दो, 5 साल के बाद 6th साल में मुझे वोट नहीं देना, नहीं देना। मैं बोल रहा हूँ खाली, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आने के लिए तो चाहिए ना वोट। एक बार वोट चाहिए मुझे, 5 साल के बाद 6th ईयर में मुझे वोट चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वोट मांगूंगा ही नहीं, मेरा काम देखकर खुद ही लोग दें। लेकिन अंदर सिस्टम में, अब देखिए, आपको मैं एक ऑफिस में अपॉइंट नहीं करूं जब तक आप खाली बाहर का देखते रहेंगे, कुछ भी कर लीजिए, आपको पावर्स नहीं आएंगे। तो अंदर आपको अपॉइंटमेंट तो चाहिए ना, लोगों को अपॉइंट करना है। हर जगह बदलाव है तो हमारे शहर में आखिर तो आना चाहिए, बस उसकी प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास है और कुछ नहीं। हमारे नियर बाय जो सिटीज है, जो अंबरनाथ है, बदलापुर था, अभी वो बहुत डेवलप हो गए। और सबसे बड़ी बात, हमारे लोकल उल्लासनगर के सिंधी बिल्डर्स ही उन्हें डेवलप कर रहे हैं, तो उनको यहाँ लैंड नहीं मिल रही है, काफ़ी इलीगल चीज़ें हैं। और किसके, अगर हम बॉम्बे में भी गुहार लगाते तो वो लोग बोलते कि आपके लोगों को ही समझना है, उनको ही जागना है, तब जाके वहाँ आपका उल्लासनगर शहर बदल सकता है। तो राज भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक अच्छी ग्रुप हो, एनजीओ हो, जो सब मिलके एक टीम बना के और उन लोगों तक जाए जो कुछ गलत कर रहे हैं, जो कुछ दबंगगिरी कर रहे हैं, उनको समझा कर। क्या जरूरी था कि एमएलए की सीट लड़ने के बाद ही वो पावर्स मिले? देखिए, अभी मैं आपको स्पष्ट करूं, मैं एक एनजीओ का फाउंडर भी रहा हूं। देखिए, ज्यादातर नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे एनजीओ पॉलिटिकल बैकग्राउंडेड है, उनके हाथ है पॉलिटिकल पार्टी। अब आप वो बताइए हमारे साथ कैसे आएंगे? आज का यूथ है, देखिए आफ्टर 18 तो एनजीओ को आपने कहा मिलकर, उस पे मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, आज 2024 की सच्चाई बता रहा हूँ। आज बहुत सारे एनजीओ हैं जो बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन आज देखिए ना, समाज सेवक बहुत खड़े हैं। मैं प्राउड महसूस करता हूँ कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, एडवोकेट्स आ रहे हैं, आने चाहिए, अवेयरनेस होगी, कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरी बात, तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, एनजीओ को फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो क्यों चाहेंगे चेंज? जो सिर्फ पैसा देख रहे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है। आज हमारा एनजीओ देखिए कितना साफ है, कोई उंगली उठाता है तो हम जवाब भी दे देते हैं उसी समय, क्योंकि वो ताकत रखते हैं, क्योंकि हम साफ हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आजकल तो बहुत सारे एनजीओ ऐसे भी रजिस्टर होते हैं, सोशल फंड्स चाहिए, लाखों रुपए आएंगे उनके पास, आप अकाउंट्स मंगाइए, कोई नहीं देगा आपको एनजीओ का अकाउंट। आप 10 एनजीओ के नाम लीजिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। मेरे अलावा आपको 1 या 2 सच्चे होंगे जो देंगे, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल पार्टियों से, अलग अलग लोगों से फंडिंग आ रही है। वो समाज का भला क्या चाहेंगे? एकता कभी नहीं दिखेगी। तो सर, ऐसे लोग हमने भी देखे, कुछ ऐसे दीपक रंगीला जी है, जेठा जी है, जो हमेशा चाहते हैं कि लोग, देखिए मैं सब नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग, एकता में सब चाहिए, 4-5 लोगों से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, या जैसे हमारे कॉलेज के यूथ है, उनको लेके बहुत सी चीजें ला सकते। आज जो टाइम है ना, ऐसा टाइम आ गया है कि सब अपनी जिंदगी में व्यस्त है, कोई समझता ही नहीं है शहर को कि शहर में हमें क्या चाहिए। आज आप एक हैं, समझो मेरे पास 2-3 लोगों का फोन आया होगा, आप इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में एक सोच है कि ये जो कर रहे हैं ना, इनको लाओ, मीडिया पे लाओ। 1000 लोग मिलेंगे यूट्यूबर्स, 1000 लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? बताइए। तेरे पैसों का भी मामला हो सकता है, सोच अलग हो सकती है, रूल्स अलग हो सकते हैं, उनके जो भी XYZ रीजन है। तो ये सारी चीजें ना, आप जैसे, हम जैसे लोगों की जरूरत है। अगर देखिए,
आप नहीं चाहते हैं क्या कि रोड सही हो? बिल्कुल, आप चाहते हैं, हर इंसान चाहता है उल्लासनगर का सर। आप चाहते हैं ना कि आप अपने फैमिली के पास जाएं तो अच्छे से ऐसे गाड़ी जा। आज संत आए थे साईं वसंत शाह दरबार में, वो संतों का वीडियो आज आ रहा था, क्या आ रहा था, बोल रहे थे अगर गाड़ी हिल रही तो समझ जाना उल्लासनगर आया है। सोचिए हमारी क्या स्थिति बन गई है उल्लासनगर शहर की। अगर आज भी अगर परिवर्तन इस बार भी इलेक्शन में नहीं हुआ तो समझना उल्लासनगर को भगवान भी नहीं बचा सकता है। और ये हम जैसे लोग करते हैं ना, फिर वो हम जैसे लोगों को लगता है कि हम जिनके लिए कर रहे हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, और हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। आज भी मैं एक्टिवा पे जाता हूँ, एक्टिवा पे लेके आता हूँ, जो भी मुझे चाहिए, प्रचार करना हो, कुछ भी करना हो, हम लोगों के पास है ही नहीं। आज इलेक्शन ऑफिस में आप देखेंगे पूरा कामकाज चलता है। अब मैं जाता हूँ, बोलते हैं आप क्यों आए, आपके प्रतिनिधि क्यों नहीं? मैंने कहा मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? कोई तो ये भी सवाल कर सकता है कि आपके पास टीम कहाँ है, आपके पास ये क्या? अरे हम लोग खड़े हैं, आप वो करेज को देख के आप हमें अप्रिशिएट तो करो। आप नहीं चाहते हैं कि सब कुछ हो पूरे शहर में, और कोई पर्सनल हमारा किसी से वो नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुमार एलानी जी को भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उनको कुर्सी पे कर रहा हूँ, उनको पर्सनली नहीं। पर्सनली मिलेंगे तो बड़े आशीर्वाद ले लूंगा, वो है ही नहीं। लेकिन कुर्सी जो है ना, उसके नीचे लाखों लोग, उसके लिए हमें कुछ करना है, बस यही आशा है। सर हम लोग ने देखा कि सीएम साहब ने बोला कि करोड़ों के फंड्स मैंने उल्लासनगर को दिए, मेट्रो भी बोला था, काफी कुछ लोगों ने, मतलब हमारे जो सीनियर है, सीएम है, उन्होंने काफी कुछ चीजें बोली थी। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो फंड्स या जो उनको काम करना चाहिए था इतने सालों में वो नहीं हुए हैं, इसलिए आप जैसे रुके हैं, या कुछ तो सिस्टम फेल्यूर है, ऐसा कुछ है? सिस्टम क्या, मैं बोलता हूँ हमारे एमएलए साहब ही फेल्यूर है। आप 5 साल ले लीजिए, आज से मैंने सवाल पूछना उनको शुरू किया है। रोज एक सवाल पूछूंगा मैं, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा। कुर्सी को सवाल कर, जैसे कुर्सी को आप क्या सवाल करना चाहते हैं? पहला सवाल तो ये है, आज का ही मेरा सवाल है जो सोशल मीडिया पे हमने डाला है, धोखादायक इमारत वासियों के लिए टेम्पररी घर क्यों नहीं बनाया गया 5 सालों? आप मुझे अपनी कुर्सी दे दें, 1 महीने का, 30 दिन बोल रहा हूँ, 30 दिन में घर नहीं बने, शहर छोड़ के चला जाऊंगा। एमएलए का पावर्स दे दो, आप मुझे दे सकते हैं ना, प्रोविजन तो होगा। हमारे उद्धव ठाकरे साहब जो हैं वो लड़े नहीं थे, लेकिन प्रोविजन तो था ना कि उनको बनाया गया। कुछ 1 महीने के लिए दे दो, अगर मैंने नहीं किया मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस साहब आए, बोला मेट्रो स्टेशन बनेगी, 2019 में भी बोल के गए थे। पता नहीं 1200 करोड़ 1300 करोड़ का वीडियोस वायरल हो रहे थे, हमारे सीएम साहब ने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सब सैकड़ों करोड़ों है आपके पास, तो 100 करोड़ झूठ नहीं बोलते, उन्होंने बोला तो दिया होगा। झूठ की बात नहीं है, झूठ की बात है, उन्होंने सभा में बोला है। नहीं, झूठ की बात नहीं है, बात है 100 करोड़ आप हमें दे दीजिए धोखाधड़ी के इमारतवासी को। 1200 करोड़ 2000 करोड़ दे सकते तो 100 करोड़ नहीं दे सकते? हमारे आमदार कुमार एलानी साहब नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल। तो 100 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? 100 करोड़ में 10 बिल्डिंगें बन जाएगी, 1000 परिवारों को घर मिल जाएगा। फंड्स क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, 1200 करोड़ आए, शहर के डेवलपमेंट के लिए आए। मैं हमारे कुमार एलानी साहब से पूछ रहा हूँ, जो एमएलए हैं अभी प्रेजेंटली, जो उन्होंने 1200 करोड़ का अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं दिया शहरवासियों? मुख्यमंत्री जी को थोड़ी पता है कि इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो सारे शहरों के कैसे ध्यान में आएगा उनको? हमारे एमएलए तो हमारे शहर के हैं, उनको तो बोलना है, तो अकाउंटेबिलिटी दें। जैसे मैं अगर समझो एमएलए हूँ, 1200 करोड़, मैं कल ही बैठ के लिस्ट बनाऊंगा अपने अकाउंटेंट्स के साथ, सारे लोगों को बुलाकर 2-3 दिन के बाद डिक्लेयर करूंगा ये आपके पैसे यहाँ खर्च हुए। आप अकाउंटेबिलिटी मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ धोखादायक इमारतवासियों के लिए घर दे दीजिए, सिंपल है। इसलिए बहुत सारा गुस्सा है, हम लोगों से मिलते हैं, समाज सेवा कर करके, इतनी मेहनत कर करके, हाथ में जब देखते हैं ना ये लोग धोखादायक इमारतवासी रो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने दम पे करेंगे, ठीक है, नहीं कर रहे कोई सपोर्ट मत करने दो। यही कारण है हम रुके, और 5 साल नहीं वेस्ट करना चाहते। मैं किसी आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ नहीं हूं, ना किसी के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं हमारे 5 साल जो हैं वो हमारे शहर वासियों के वेस्ट ना जाए, बर्बाद ना हो, बस इतना मेरा कहना है। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर कि आप जैसे एडवोकेट है तो क्या रूल्स होने चाहिए, क्या लॉ होना चाहिए, कुछ उस पर आप बोलना चाहेंगे? ये रूल्स तो बहुत सारे हैं, कानून तो वैसे भी हैं। विधानसभा में अगर एक एमएलए को आप साइड कर रहे हो
आपके पार्टी के नहीं है या इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, अगर आप उसको साइड करो तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो वो सब विधानसभा के अंदर के तो वो खेल है सब। मेरे कहने का मतलब है कि लेकिन वहां तक जाने के लिए प्रोसीजर तो यही है, और ये आज लोकशाही में सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में यही है। आज हम लोग डेवलप्ड क्यों नहीं है हमारे देश में? एक ही कारण है, मतदार अगर सोच समझकर वोट करे। आपके पास 19 कैंडिडेट्स हैं, एक एक के बारे में आप देखो कौन है, क्या कर सकता है, उसको वोट दो आप। क्या पता आपको, आप जो सोचो उसके आगे निकल जाए वो, ऐसा भी हो सकता है। मैं कहूंगा कि इस बार लोगों को बहुत 70 साल हो चुके हैं, हमारा शहर पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं है। इस बार आप सोचो समझो, नए चेहरे को लाओ और कोर्ट को वोट देकर हमें जिताओ। 15 नंबर बटन है वोटिंग मशीन में। 5 साल बोल रहा हूं मैं, मुझे छठा साल भी नहीं चाहिए। 5 साल भी बहुत है कैलाश जी, बहुत है, बहुत है। 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है, मतलब इम्पॉसिबल भी बातें हो सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ 15 नंबर हमारा वोटिंग मशीन में दबाकर हमें जिताएं। और इस कोर्ट में कितनी ताकत है, मैं चाहूंगा कि ये कोर्ट आप दिखाएं, और कोर्ट में कितनी ताकत है ये आपको 5 सालों में पता चलेगी। हमें कुछ, हमको क्या है फिर, हमको कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही पावर जनता का चाहिए। और ये पावर जब मिलेगा फिर आप हमारा पावर देखिए हम क्या करते हैं शहर के लिए। सर, आपकी स्वच्छगिरी फाउंडेशन के भी आप फाउंडर हो, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो। अभी दिवाली में भी उसके जो नेक्स्ट डे हटरिया लोग फेंकते हैं उसे फेंके ना, उसे क्लीन उल्लासनगर करें। तो उल्लासनगर की क्लीनिनेस के बारे में सर आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को या नेताओं को? काफ़ी डेली लाखों रुपए क्लीनिंग के लिए खर्चा होते हैं, तो वो वाकई वो प्रॉपर जगह जा रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट में क्लीनिंग में एक प्रावधान होना चाहिए। अगर किसी सिटीजन ने, शहरवासी ने कचरे का फोटो निकाल के डाला, उसको इनाम अवार्ड के तौर पर जिस कंपनी को दिया गया है उसके द्वारा 1 लाख का इनाम दे। दूसरी बात, पेनल्टी प्रोविजंस होना चाहिए। अगर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके ऊपर जितना अमाउंट है 10% का चार्जेस आना चाहिए, कॉरपोरेशन को देना। ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगा कि स्वच्छता को लेकर हमारी एनजीओ का एक नारा है, क्लीन उल्लासनगर नेक्स्ट उल्लासनगर, क्लीन इंडिया नेक्स्ट इंडिया। हम लोग, आप देखेंगे ना, हमारी एक्टिविटी कुछ अलग है। हम लोग लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो लाते हैं कि आप अगर कुछ खाते हैं तो रैपर नीचे ना डालें, रास्ते पर ना डालें, बैग में डालें, घर पे जाके आप, अभी आपने कैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि डस्टबिन कहाँ है, यही सोच चाहिए हमें सब शहरवासियों को। तो ये हम डाल रहे हैं लोगों में, और मुझे लगता है कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अगर हम 1 लाख तक लोगों तक, ठीक है, 1 करोड़ में 1 लाख तक तो पहुंचे। निराश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। स्वच्छता के ऊपर भी मैं वही कह रहा हूँ ना, सब पावर का खेल है, सिस्टम में आकर कुर्सी का खेल है सब। अगर एमएलए चाहे उस कुर्सी का सही इस्तेमाल करके शहर का नक्शा बदल सकते हैं। और उल्लासनगर से आप सिंगापुर, कई बार ऐसे होता था कि उल्लासनगर को सिंगापुर बनाएंगे। आप सिंगापुर का बजट निकालिए, हमारे उल्लासनगर का बजट निकालिए। उल्लासनगर महानगर पालिका का 5,000 करोड़ बजट आप देख लीजिए, तो क्यों नहीं बन सकता है सिंगापुर? ट्रेल वो रहती है ना, जो रेलगाड़ियां रोड्स पे चलती है, वो चल सकती है। इतना पैसा है हमारे, हाँ, ट्रॉम, वो चल सकती है हमारे उल्लासनगर शहर में, 1 नंबर से 5 नंबर तक चल सकती है, इतना पैसा है। राज जी, एमएलए इलेक्शन के लिए ही ये सवाल है, दूसरे कैंडिडेट हो या जो दिग्गज नेता जिसे हम बोले, लाविश खर्चा हो रहा है, बहुत पब्लिसिटियाँ हो रही है, जबकि हमने ये देखा गया है कि उनके एरिया में रोड्स बन रहे हैं, लेकिन पूरे उल्लासनगर का क्या? ऐसे में अगर आप इलेक्ट होके आते हो, आप एक कॉमन मैन हो, लोगों के जैसे ही हो, और उनके बीच में ही रहते हो, एनी टाइम अवेलेबल भी हो, ऐसा हमारी बात हुई अभी, तो उनके लिए आपको क्या संदेश है कॉमन मैन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि इतना खर्चा हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए, जो लाखों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए खर्चा तो करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो देखिए, उनका ऐसा है कि रीच दिखाना है उनको। अभी जो लोगों है, गाने चलाने से, डीजे से क्या रीच होती है? एमएलए का मतलब जो है
वो तो ये इन सब से नहीं होगा। हाँ, अगर कैंडिडेट खुद आके माइक लेके खड़ा है, बोल बता रहा है कि हमारे शहर में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो समझ में भी है कि उसका ओपिनियन बता रहा है लोगों को। लेकिन वो गाने शक्ति प्रदर्शन जिसको बोलते शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। जितना जो शक्ति प्रदर्शन करता है उतना वो काम नहीं करेगा। और आप हमारा प्रोफाइल देखिए, आज हर एक चीज का जो मकसद है वो हम बताते हैं लोगों को, रीजन बताते। मेरा देखिए, मेरा जहां जरूरत है वहां खर्चा करना है। और अवेलेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे शहर में एमएलए बनने के बाद एडवोकेट्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम, सीएस की टीम, किसी को कुछ इनकम टैक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कुछ, किसमें, वो अवेलेबल रहेंगे 24/7। ऐसे हम सुविधाएं ला सकते हैं लोगों के लिए। तो ये जो खर्चा सब कर रहे हैं ना, उस पर लोगों को नहीं जाना चाहिए। लोगों को यह देखना है कि ये शहर के लिए क्या करने वाले हैं, और जो लोग फिर से खड़े हैं उन्होंने क्या किया पहले, और जो नए खड़े हैं उनकी सोच क्या है। आज डेवलपमेंट में क्यों नहीं बात कर रहा है कोई? 19 कैंडिडेट्स हैं, 1-2 कैंडिडेट्स के सिवा दूसरा कोई नहीं बात कर रहा है। आप देख लीजिए, 19 में आप 19 को बिठाइए, 19 लोगों को ये बताना है कि शहर को आप कैसे चलाएंगे 5 साल। बाकी तो डीजे, आवाज, ये सब, इनसे वो कंसेप्ट ही नहीं है एमएलए का। उनसे आपको ना नॉलेज मिलेगा ना लोगों को समझ में आएगा। खाली ये समझ, ये तो रुके हैं, वो तो मशीन में भी दिखेगा लोगों को, ये तो रुके हैं 19 कैंडिडेट, वो तो रुके हैं, मशीन में भी दिखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी इनको अगर अभी ये ऐसी होड़ हो गई सर कि 19 लोगों की सिंबल क्या है, कौन सा बटन दबाना, उस पे भी बड़ी ब्रांडिंग हो रही है। ब्रांडिंग हो रही है। देखिए, इसको थोड़ा और है ना डेवलपमेंट लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए? विचार। जैसे मैंने 5 पॉइंट्स बताई, मेरी प्राथमिकता है, तो उनके 5 पॉइंट्स ये जाने चाहिए। अगर आप ठीक है गाना ये सब कर रहे हो, उसके साथ आप ये ऐड कर दो उसमें, वो भी सही है, ये भी सही है। अगर समझो हम लोग 5 बातें ऐड करते हैं उसमें, कोई कह रहा है कि मैं इस पे काम करूंगा, कोई कह रहा है कि इस पे काम करूंगा, तो अगर वो भी अगर सुनाई देगी लोगों को, तो समझ में आएगा कि हम क्या 5 सालों में देखने वाले हैं। नहीं तो देखिए, नहीं तो समझेगा कैसे कि ये कैंडिडेट क्या करेगा। आज डिबेट नहीं हो रही है हमारे यहाँ। आप यूएस में जाएंगे तो 2 कैंडिडेट्स आपस में लड़ते हैं, हमारे शहर में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा होना चाहिए। तो ये सब इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मेरा प्रोफाइल एकदम लो है, और मैं जिस हिसाब से एड्रेस कर रहा हूँ लोगों को, सिर्फ काम करने के लिए, हमें काम करना है। ये थे राज चांदवानी जी, जो कहते हैं मैं काम में विश्वास रखता हूँ, पब्लिसिटी ज्यादा नहीं भी होगी। इनका एक ही मकसद है, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, और वो चाहते, यूथ है, चाहते हैं कि आप इनको वोट दें, इनको भारी मतों से जिताएं। जल्द ही हम पूरे 19 लोगों से भी ट्राई करेंगे कि डिबेट हो, उनसे भी 1 to 1 हो, उनके मन में क्या चल रहा है इन फ्यूचर, वो क्या कहना चाहते हैं, या क्या करेंगे या नहीं कर पाएंगे। 1 नंबर से 19 में एक मैं आता हूँ, बाकी 18 लोगों में से कोई भी डिबेट के लिए बैठना चाहे, मैं तैयार हूँ। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा, 19 कैंडिडेट्स टोटल। अब डिबेट में देखिए, आपके चैनल पे आपका एक रोल जो है ना इम्पोर्टेंट, मीडिया का, वो इस्तेमाल होना चाहिए अच्छी वे में, जिस तरफ से हो रहा है। और उसमें क्या होगा कि आप 2-2 कैंडिडेट्स को बिठाइए। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की कुमार इलानी जी को कहूँगा, आप मेरे साथ बैठिए, मुद्दों पे चर्चा कीजिए। अगर आप डिबेट नहीं कर सकते हैं तो आपका जवाब नहीं आएगा। अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। दूसरा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1 से 18 में से जिनको भी आप बुला सकते हैं आप बुलाइए, मैं तैयार हूँ। उससे क्या होगा कि दोनों कैंडिडेट्स की सोच जो है ना लोगों के पास जाएगी। मेरा कहना यह है कि उनको पता चलेगा कि ये क्या करने वाले हैं, कि गानों के अलावा भी कुछ उनको आता है कि नहीं, नारेबाजी के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं तो बस फिर नारेबाजी लगेगी और कुछ नहीं होगा। जल्दी हम सबको भी वेलकम करेंगे कि 1 to 1 बैठ के उनकी राय क्या है, और राज जी उनको एक वेलकम कर रहे हैं कि आप आपस पे लड़ नहीं रहे हैं, एक अच्छे उल्लासनगर की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा होगी। देखते रहें उल्लासनगर दर्पण।